हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिकाओं के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है अभी हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है वो कोशिकाओं के बारे में चल रहा है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका का खोज कैसे हुआ, किसने किया, और कोशिका सिद्धांत को हम लोग ने देखा था। तो आज हम लोग उनसे आगे की जो टॉपिक है उनको हम लोग देखते हैं। तो देखा था पिछले क्लास से हम लोगों ने देखा था कि कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो स्लाइडेन एवं सोहान ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये उन्होंने निष्कर्ष से निकाला था। उसके बाद ये नहीं बता पाया था उन्होंने कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। उनके बाद फिर आए थे रुडॉल्फ विर्चो साहब ने। रुडॉल्फ विर्चो ने बताया कि जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, जिन्होंने कहा ओमनिस सेलुला इस सेलुला। और उन्होंने ये भी कहा कि कोशिका जो होती है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि वायरस यानी एक विषाणु जो होता है वो क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद मानते हैं। यानी कोशिका सिद्धांत का अपवाद इसलिए माना जाता है क्योंकि वायरस जो होता है ना, इनके अंदर कोई कोशिकीय संगठन होता ही नहीं है, कोशिकीय संगठन नहीं होता है। अब जो कोशिकीय संगठन था उसको हम लोग कोशिका कह रहे थे, और कोशिका सिद्धांत का पालन भी कर रहा था। इसमें कोशिका संगठन नहीं होने के बावजूद इसलिए कहा है वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि वायरस विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता। समझ गए ना। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यानी जो कोशिका जो होता है ना उनको संख्याओं के आधार पे बांटा गया। यानी संख्याओं के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है। एक हम लोग का एक कोशिकीय, एक है बहुकोशिकीय। एक क्या है, एक कोशिकीय, एक क्या है, बहुकोशिकीय। तो ध्यान रखने की बात क्या है, यानी अब एक कोशिकीय होता क्या है सर, यानी एक कोशिकीय जो एक कोशिकाओं से बना होगा। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिका होंगे। अब एक कोशिकीय जीव होता है जो एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से बनता है। यानी ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं का बना होता है उसे हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकाओं से ही ये अपना सारा जैविक कार्य करेंगे। पोषण हो गया, शोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, वजन का अंतर्ग्रहण जो करेगा वो सभी अपना एक ही कोशिकाओं से सारा कार्य को क्या करेंगे करेंगे। उसे हम लोग एक कोशिका कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। एक कोशिकाओं से बने हुए जीव को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहेंगे। तो इसमें आता कौन कौन है, इसमें एक कोशिकीय जीव यानी वैसे जीव जिनका शरीर क्या एक कोशिकाओं से बना रहता है उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें हमारा कौन आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा, बैक्टीरिया इत्यादि। ये सब जितने भी जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सभी में एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनके बाद आया बहुकोशिकीय जीव, यानी ऐसे जीव जिसमें बहुत सारे कोशिकाओं से बना हो। यानी वो जीव में बहुत सारे कोशिका होंगे और सभी कोशिका अपना अपना कार्य कर रहे होंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुकोशिकीय जीव। वो बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन रहता है, तो फंजाई, कवक भी आएगा। यानी एक कोशिकीय जीव में हम लोग जब जीवों में विस्तार पढ़ेंगे, जगत मोनेरा जो आ जाता है हम लोग का एक कोशिकीय जीव में आ जाता है। तो अब हम लोग तो बहुकोशिकीय में हम लोग का पादप जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। जैसे हम लोग मानो जीव जंतु जितने भी कीट पतंगे हैं सारा किस में आ जाएंगे, प्राणी यानी जितने भी जंतु हैं सभी बहुकोशिकीय कहलाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्या है, कोशिकाओं है। चलिए इनसे आगे देखते हैं। एक हम लोग का टॉपिक है अकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। जिनके शारीरिक संगठन एक भी कोशिका नहीं होता उन्हें अकोशिकीय कहते हैं। इसमें भी हमारा विषाणु आएगा। यानी अकोशिकीय जीव किसे कहेंगे, जिसमें ऐसे कोशिका जिसमें शारीरिक संगठन एक भी कोशिका में नहीं होता है, एक भी कोशिका नहीं है, उसे हम लोग अकोशिकीय जीव कहते हैं। और कोशिकीय जीव में जिनमें ऐसे जीव जिनमें बहुत सारे कोशिकाओं होंगे, कोशिकीय संगठन होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोशिकीय जीव कहेंगे। कोशिकीय जीव में हम खुद ही आते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और जीवाणु बैक्टीरिया आ गए, वो सभी क्या है, वो सभी बताइए क्या है, वो सभी हमारा क्या है, कोशिकीय जीव है। वो सब क्या है, कोशिकीय जीव है। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं, यानी केंद्र की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम लोग देखते हैं। चलिए इनसे पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो कोशिका का आकार जो होता है ना, तो शरीर की या सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी कोशिका,
सबसे बड़ी कोशिका वो हमारा क्या होता है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया, तंत्रिका कोशिका हो गया। और यहीं पे अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी हमारी, माइकोप्लाज्म हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, बताया था शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका या तंत्रिका कोशिका। बड़ी पूछे या लंबी पूछे तो हमारा क्या आ जाएगा, तंत्रिका कोशिका आ जाएगा। और सबसे छोटी कोशिका अगर बात करें, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो हमारा कौन आ जाएगा, माइकोप्लाज्म। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। तो हमारा जो लीवर यानी यकृत की कोशिका होती है, यकृत की कोशिका वो क्या करता है, तेजी से विभाजन करता है, तेजी से विभाजन करेगा। यानी पूछता है कि हमारे शरीर के कौन से ऐसे कोशिका है, यानी कहाँ के कोशिका है जो कटने के बाद फिर वो रिपेयर हो जाते हैं, फिर वो वृद्धि कर लेते हैं, सबसे तेजी से करता है। यानी लीवर, यकृत, कलेजा कहते हो। तो यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, अगर उस कहीं से डैमेज हो गया है तो वो काट के हटा दें तो वो फिर पुनरावृत्ति करेगा। जिस तरह छिपकली का जो पूंछ होता है, छिपकली आप लोग देखते हैं, छिपकली का पूंछ अगर काट देंगे तो फिर धीरे धीरे उसमें पुनरावृत्ति हो जाता है, छिपकली का पूंछ फिर बन जाता है। उसी तरह से जो मेढक जो होता है, उसका लार्वा जो होता है, टेडपोल जो होता है, उसकी भी आप पूंछ काट दें। जो टेडपोल होता है पहले उसमें क्या होता है, पंख होता है, तो फिर धीरे धीरे उसका पूंछ क्या होता है, गायब होकर एक शरीर का ढांचा रहता है। तो ये सब क्या तेजी से करता है। लेकिन अगर नहीं बताएगा कि कौन हमारे शरीर का कौन ऐसे कोशिका है जो विभाजन नहीं करता, तो तंत्रिका कोशिका यानी हमारे मस्तिष्क की कोशिका, न्यूरॉन की कोशिका जो होती है ना, वो विभाजन नहीं करती है। कौन कोशिका विभाजन करता तेजी से, तो हमारा लीवर, यकृत की कोशिका। कौन कोशिका विभाजन नहीं करता, तो हमारे मस्तिष्क की कोशिका जो होती है यानी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन से कोई विभाजन नहीं करता है। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्म। तो ओवरऑल जो देखा जाए सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है। ठीक है, इनके आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका होता क्या है, तो वैसे कोशिका जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होगा और केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होगा, और इसमें जो कोशिकांग होंगे वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होंगे, उस प्रकार की कोशिकाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। वैसे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो और पूर्ण रूप से कोशिकांग विकसित न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन आते हैं, तो जीवाणु आते हैं, नीलहरी शैवाल आते हैं और माइकोप्लाज्म आते हैं। जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्म, ये सब जो है हम लोग किसमें आया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आया था। उसी तरह से दूसरा कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, वैसे कोशिका जिनमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, साथ साथ इसका क्या होगा, पूर्ण रूप से सभी कोशिकांग क्या होंगे, झिल्लीबद्ध कोशिकांग विकसित रूप में पाए जाएंगे। उस प्रकार की कोशिकाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, तो हमारा प्रोटिस्टा आ जाएगा, कवक आ जाएगा, पादप आ जाएगा और जंतु आ जाएगा। ये सब की जो कोशिकाएं होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, और इस समय जो कोशिकाएं होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या क्या है, उनको हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या क्या होते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरह से अगर कभी कभी अंतर ना पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, उनके बारे में लिखें, तो आप प्रोकैरियोटिक के बारे में इतना पूरा लिख दीजिएगा। अगर कोई लगा कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, उसका डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल के साथ साथ और उन्हें लिख दीजिएगा, तो ये हम लोग का इसमें आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या क्या होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः क्या होता है, छोटा होता है। और कितना छोटा होता है, तो 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के अंदर ही होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार जो होता है 5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक ही होता है। अगर वही बात करें
यूकेरियोटिक कोशिकाओं की, तो इनका आकार प्रायः बड़ा होता है। इनका आकार प्रायः क्या होता है? बड़ा होता है। तो लगभग 1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और कोशिकाओं को जो हम लोग मापते हैं माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहा कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रिक के क्षेत्र या केंद्रकाप केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा होता। यानी एक केंद्रक जो होता है, केंद्रक का जो क्षेत्र होता है, केंद्रकाप जो होता है, उसमें झिल्ली ही नहीं होता, तो केंद्रक कहाँ से होगा? तो इसीलिए क्या है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक पदार्थ केंद्रक द्रव से, केंद्रक झिल्ली से क्या होता है? घिरी होता है, वो भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। समझ गए ना? अब यह बात कर रहा कि इसमें जो गुणसूत्र होगा ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होता है वो एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक ही। लेकिन अगर वही यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो एक या एक से अधिक ही पाया जाता है। यानी एक केंद्र सॉरी एक गुणसूत्र पाया जा रहा है तो हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है, वो हम लोग का किसमें आ जाएगा? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें आ जाएगा? हमारा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है जना पॉइंट कि इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है और इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है, यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाती है। इसमें केंद्रक है ही नहीं तो केंद्रिका कहाँ से होगी? लेकिन इसमें केंद्रिका होता है, उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है झिल्लीबद्ध कोशिकांग अंग अनुपस्थित, यानी ऐसे कोशिकांग जिसकी आवरण एक झिल्ली से होता हो, यानी उसका आवरण एक झिल्ली से घिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं झिल्लीबद्ध आवरण। लेकिन इसमें कोई झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता ही नहीं। यानी जैसे कोशिकांग में बोले माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला, प्लास्टिड यानी लवक, ये भी दोहरी झिल्ली वाला है, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्या है? ये सब झिल्लीबद्ध कोशिका। हाँ, राइबोसोम और एक सेंट्रोसोम एक ऐसे कोशिकाएं हैं जिसमें झिल्ली रहित कोशिका, इसमें झिल्ली पाया ही नहीं जाता है। समझ गए ना? तो वो होता है, तो इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। हालांकि इसमें झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। और पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अपूर्ण रूप से विकसित होता है कोशिकांग इसमें विकसित ही नहीं है, तो झिल्ली कहाँ से विकसित होगा? बोलिए। अब इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकाएं होती है, जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, अंतःपर्दय जालिका हो गया, ये सब जो है हमारा यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग भी है, और कोशिकांग है तो उसमें झिल्ली भी होगा। अब बात आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का विभाजन वृद्धि की बात करें। कोशिका विभाजन में विभाजन और वृद्धि की बात करें, यदि कोई भी वृद्धि करता है तो विभाजन के कोशिका विभाजन करता है। आगे हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में बढ़िया से जानेंगे, तो अभी सिर्फ कोशिका विभाजन को ही सुनिए। तो क्या है कोशिका विभाजन जो होगा, इसमें दो प्रोसेस से होता है, विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। विखंडन के द्वारा भी करता है और मुकुलन के द्वारा भी करता है। अब हम देखिए इसमें जो कोशिका विभाजन होगा वो समसूत्री अर्धसूत्री है, यानी माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस से होता है। इसमें जो होता है क्या बडिंग और क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन द्वारा होता है। इसमें इसका प्रकार हम लोग देखेंगे। समझ गए ना? अब अगला पॉइंट देखिए, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें एक ही कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उस कोशिकांग का नाम है राइबोसोम। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इसके अंदर गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, तो उसको नियंत्रित करने वाला प्रोटीन होना चाहिए ना, तो उसमें राइबोसोम होता है। वो भी राइबोसोम किस तरह का? तो 70S राइबोसोम। किस तरह का राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम। आगे हम लोग राइबोसोम के बारे में जानेंगे। तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 80S, एक 70S। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम पाया जाता है वो हमारा 70S राइबोसोम पाया जाता है। अगर वही बात करें यूकेरियोटिक कोशिकाओं की, तो इसमें जो राइबोसोम होगा वो 80S राइबोसोम होगा। कौन सा राइबोसोम? 80S राइबोसोम। तो इसमें हम लोग का कौन कौन एग्जाम्पल पहले हम लोग देखे थे? जीवाणु आ जाएगा हम लोग का, माइकोप्लाज्म, ये सब हम लोग का क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। इसमें हम लोग का क्या आ जाएगा? फंजाई, पादप, जंतु। तो ये पॉइंट आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये आता है, इसके अंदर जीवाणु क्या माइकोप्लाज्म आता है, इसके अंदर फंजाई पादप जंतु आता है। तो आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अंतर बहुत बार क्या है
पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।